एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है अब से 5 साल पहले उसके जूनियर हाई के 3rd ईयर से उसने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया था क्योंकि वो बुली होता था और उसने अपनी लाइफ में सारी होप्स खो दी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फोन चला रहा होता है, तभी उसका फोन काफी तेजी से चमकने लगता है और जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है वो देखता है कि सामने तो एक लड़की है और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है। फिर वो लड़की कहती है तुम सिलेक्ट हुए हो रीइंकार्नेट होने के लिए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही मर गया। फिर वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम जिस वर्ल्ड में जा रहे हो वहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है, इसलिए मैं तुम्हें ओवर पावर मैजिक दे रही हूँ, इससे तुम उस वर्ल्ड में काफी आसानी से रह पाओगे। सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अगर मुझे मौका मिल रहा है रीइंकार्नेट होने का तो मैं एक अच्छे और शांति भरी जिंदगी जीना चाहूंगा। इसके बाद गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट हो चुका है और अब वो एक बेबी बन चुका है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके फादर तो एक किंग है। उस बेबी को देखकर कहते हैं ये तो काफी प्यारा प्रिंस है और ये हमारे बाद हमारी जगह ले पाए। इसकी छाती के ऊपर एक रॉयल इंसिग्निया है, इसका मतलब ये हमारा ही बेटा है। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपने बेटे का भी मैजिक टेस्ट करना चाहते हैं। वो वहाँ पर एक ऑफ मंगाते हैं और वो ऑफ काफी तेजी से चमकने लगता है। इसे देखकर किंग कहते हैं कि इसका लेवल कम से कम 40 या 50 तो होगा ही। पर जब रिजल्ट आता है तो वो सब देख के शॉक हो जाते हैं कि इसका लेवल तो सिर्फ 2 ही है और ये कोई भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। सुनकर किंग तो सदमे में ही चले जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार मेरे और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा ऐसा कैसा हो सकता है। वहीं पर क्वीन भी कहने लगती है अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को कहेंगे जैसे प्रिंस का जन्म हो वो मर गया। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं अभी तो रीइंकार्नेट हूँ, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। किंग अब ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ा। ये सब गॉडेस भी देख रही होते हैं और ये सब देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। तभी दूसरी गॉडेस उससे पूछती है क्या हुआ। इस पर गॉडेस कहती है मैंने अभी भी जिस लड़के को रीइंकार्नेट किया है मैंने उसे ओवर पावर्ड स्किल दी है पर किसी ने भी उसे अभी तक रियलाइज नहीं किया है और मैं उसे एलिमेंट देना भी भूल गई। उन लोगों ने इसके लेवल को मेजर करने में गलती कर दी। सुनकर दूसरी गॉडेस पूछती है तुमने उसका लेवल कितना रखा है। सुनकर गॉडेस कहती है मैंने उसका लेवल 1002 रखा है। वो लोग उसका लेवल अच्छे से मेजर नहीं कर पाए क्योंकि उनका वर्ड का डिवाइस 2 डिजिट ही शो करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जंगल में छोड़ दिया गया है। उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बच्चा होता है। उसके बाद उसे याद आता है कि उन्होंने कहा था वो सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक यूज करने लगता है। वो विजुअलाइज करके बैरियर मैजिक को एक क्यूब में बदल देता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे नहीं पता था कि मैजिक यूज करना इतना आसान होगा और वो इसी तरह से बैरियर मैजिक को शेप और कलर देने लगता है, अलग अलग चीज ट्राई करने लगता है। फिर आखिर में वो ट्राई करता है उस बैरियर को अपने ऊपर लगाने में और वो कामयाब भी हो जाता है और अब वो इस बैरियर को कंट्रोल भी करने लगता है जिसकी वजह से वो हवा में भी उड़ने लगता है। देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी यूजफुल पावर है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी सी वुल्फ मॉन्स्टर आ जाती है और वो आते ही उसके ऊपर हमला कर देती है और वो बैरियर काफी मजबूत होता है, उसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता है। फिर उसे काफी गुस्सा आता है इसलिए बैरियर मैजिक यूज करके काफी सारे छोटे छोटे क्यूब बनाकर उस वुल्फ के ऊपर हमला करने लगता है पर इससे उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता है। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है उसे कुछ बड़ी चीज ट्राई करनी होगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक का यूज करके काफी सारे पेड़ से उस वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगता है। इस वजह से वुल्फ काफी घायल हो जाती है, वो फिर से खड़ी होने लगती है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो एक जमीन को उठा लेता है और उस जमीन से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। देखकर वो वुल्फ काफी डर जाती है और कहती है रुक जाओ मैं सरेंडर करती हूँ। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी शॉक हो जाता है और कहता है ये वुल्फ बात भी कर सकती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो वुल्फ माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए खाना चाहती थी ताकि मैं अपने माना को रिकवर कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, आखिरकार तुम हो कौन। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा होता है इसलिए वो बोल नहीं पाता है। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और अपने बैरियर को अपने गले के साथ अटैच कर लेता है जिसकी वजह से वो बात कर पाता है और कहता है हेलो। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम बात कर सकते हो। फिर उससे कहते हैं आखिरकार तुम हो कौन। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर याद करने लगता है कि किंग ने उसे नाम दिया था रेनहार्ड, लेकिन वो वाला नाम नहीं बताता और कहता है कि मेरा नाम हारुतो है, मेरा जन्म किंगडम में हुआ था पर कम माना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन कर दिया। ये सुनकर वो वुल्फ कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर जो माना है वो किसी ह्यूमन का नहीं हो सकता है, भाई तुम डीमन किंग तो नहीं हो जो रीइंकार्नेट करके आया है। सुनकर हारुतो अपने मन में कहता है पिछले जन्म में मैं एक लूजर था पर मैं इसे ये नहीं बता सकता। फिर हारुतो कहता है हाँ मैं डीमन किंग हूँ। ये सुनकर वुल्फ कहते हैं आप समझ आया कि आप इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, मैं अपनी हार मानती हूँ, आप मुझे मार सकते हैं। ये सुनकर हारुतो कहता है नहीं तुम जब तक मुझ पर हमला नहीं करोगे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वुल्फ कहती है आप कितना ज्यादा काइंड है। हारुतो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ फ्लेप बाय। ये सुनकर वो वुल्फ काफी शॉक होती है और कहती है आपने मेरी जान बख्शी है और मुझे एक नया नाम भी दिया है, इसलिए अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, आप मेरे मास्टर हैं, इसलिए मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। अब हारुतो उससे कहने लगता है मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था। हारुतो बोल ही रहा होता है तभी उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे आ जाता है। ये देखकर फ्ले घबरा जाती है और कहती है मास्टर आपको क्या हुआ। पर हारुतो कहता है मैं एक बच्चा हूँ इसलिए मुझे दूध पीना है। ये सुनकर फ्ले कहती है मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहने के बाद फ्ले अपने आप को एक ह्यूमन गर्ल में बदल लेती है जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये देखकर हारुतो काफी शर्मा जाता है और कहता है तुम्हें पहले कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर हारुतो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उसे कुछ कपड़े पहना देता है, इसमें फ्ले और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। फिर फ्ले हारुतो के पास अगर कहती है मुझे माफ करना मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। अभी फ्ले को सेंस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। सेंस करके फ्ले हारुतो से कहती है क्या मैं उसे मार दूं। पर हारुतो कहता है नहीं पहले तुम उससे बात करो और उससे पूछो
पूछो कि उसे क्या चाहिए। जिसके बाद हारुतो फ्ले को एक बैरियर से कनेक्ट कर देता है। फिर हारुतो फ्ले से कहता है इसकी मदद से तुम मेरी बातों को सुन पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। फिर वो बंदा फ्ले से कहता है मैं इस बेबी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर फ्ले उसे मना कर देती है। सुनकर वो बंदा कहता है तुम्हें कौन सा हक है ये मना करने का। ये सुनकर फ्ले कहती है मुझे हक है क्योंकि ये थोड़े समय पहले ही मेरा मास्टर बना है। इसका मतलब है कि ये मुझे बिलोंग करता है। तो बंदा कहता है ये बच्चा मेरे रिलेटिव का है, मैंने इसे अबैंडन कर दिया इसलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। सुनकर फ्ले उस बंदे से कहती है तुम ह्यूमन ऐसे क्यों होते हो, तुम किसी अबैंडन की चीज को वापस लेने कैसे आ सकते हो। फिर वो बंदा कहता है मुझे पता है ये बच्चा काफी भूखा है इसलिए मैं इसके लिए दूध लेके आया हूँ। दूध को देखकर हारुतो काफी खुश हो जाता है और फ्ले से कहता है इस दूध को ले लो। इसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें पता चल गया मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती इसलिए तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। और वो बंदा कहता है नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि तुम एक ह्यूमन चाइल्ड को पाल नहीं सकती हो। पर फ्ले कहती है तुम इतनी कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह सकते हो और आखिरकार तुम्हें इस बच्चे की इतनी परवाह क्यों है। सुनकर वो बंदा कहता है ये स्टोरी से रिलेटेड है। एक बार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाया और इस बच्चे को अबैंडन कर दिया गया है इसकी पोटेंशियल की वजह से। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका तो मिले। सुनकर फ्ले दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तभी वो बंदा फ्ले से कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इस बच्चे का पर्सनल अटेंडेंट बनने देता हूँ। फ्ले कहती है ठीक है लेकिन मैं अपने मास्टर का हमेशा ख्याल रखूंगी। और इस तरह उन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है। जिसके बाद वो बंदा हारुतो के टोकरी को तोड़ देता है, वो उस टोकरी के ऊपर ब्लड भी डाल देता है इससे लोगों को लगे कि हारुतो मर गया है। इसके बाद वो बंदा उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं 9 साल बीत जाते हैं जहाँ पर वो मार्गरेट गॉड के साथ रहता है और हारुतो उसी बंदे को अपने डैड बुलाने लगता है। और वहीं पर हारुतो की माँ उसकी बहन भी होती है। फिर हारुतो अपने मन में कहता है दूध मिलने के बाद मैं यहाँ से जाने वाला था पर इनकी काइंडनेस को देखकर मैं यही रुक गया। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे जाने का काफी दुख होता है कि मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती। पर हम देखते हैं कि हारुतो की छोटी बहन शार्लेट फ्ले को काफी ज्यादा पसंद कर रही होती है। इस वजह से हारुतो को काफी जलन होती है। फिर शार्लेट फ्ले से कहती है कि आज भी आप मेरे साथ खेलेंगी। इस पर फ्ले मना करते हुए कहती है मुझे हारुतो ने जरूरी काम दिया है। फिर हारुतो फ्ले से कहता है तुम उसके साथ खेल लो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं। फ्ले के साथ खेलकर शार्लेट काफी खुश होती है। ये सब हारुतो खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा होता है। हारुतो के पास उसकी मॉम आकर कहती है इस वजह से तुम दुखी मत हो। लगता है शार्लेट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती क्योंकि तुम्हारे अराउंड थोड़ी शाई होती है, उसे पता नहीं कि तुम्हारे एज की लड़कों के साथ कैसा एक्ट किया जाता है। पर हारुतो परेशान हो जाता है और कहता है शार्लेट को पता थोड़ी चलेगा कि मैं 30 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। बात को सोचकर हारुतो काफी दुखी हो जाता है और कहता है छोटी बच्चियों को बूढ़े आदमी के साथ घूमना ज्यादा पसंद नहीं। पर उसकी मॉम हारुतो से कहती है दुखी मत हो, मुझे लगता है तुम्हें शार्लेट के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसे काफी पसंद आए, तो समझ जाएगी कि तुम उसके लिए कितने अच्छे भाई हो। वैसे भी फ्यूचर में हमारी सारी चीजें तुम्हारी होंगी क्योंकि तुम हमारे उत्तराधिकारी जो हो। क्यों ना तुम अपने रूम में बंद रहने से अच्छा बाहर निकल के शार्लेट के साथ खेला करो। इसी तरह हारुतो अपनी मॉम से सारी एडवाइस लेने लगता है। अगले सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और वो कहता है अब कुछ समय बाद मुझे इस घर से जाना पड़ेगा और अगर मैं इस घर से जाऊंगा तो फ्ले भी मेरे साथ चली जाएगी और इस वजह से शार्लेट मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगेगी कि मैं फ्ले को उससे और ज्यादा दूर ले जाऊंगा। मैंने फ्ले को समझाने की कोशिश करी है पर वो समझती ही नहीं। वो कहती है वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पे रहा तो मैं पक्का से कह सकता हूँ ये लोग मुझसे काफी ज्यादा चीजें कराएंगे। फिर हम देखते हैं हारुतो 9 साल लगाकर खुद की एक कॉपी बनाई है। कॉपी को वो वहाँ छोड़ सके और वहाँ से लीव कर सके, लेकिन वो कॉपी अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना वो हिल सकती है और ना ही बात कर सकती है। हारुतो रियलाइज करता है कि उसे फ्ले के लिए कॉपी बनानी होगी। इस बात को सोचकर हारुतो का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि हारुतो के डैड उसे नीचे बुलाने लगते हैं। हारुतो भी नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद उसके डैड हारुतो से कहते हैं मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारा माना लेवल काफी कम है, इसलिए तुम्हें बाकी स्किल को भी डेवलप करना होगा, या फिर तुम किसी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो। इस पर हारुतो कहता है हाँ एंशिएंट मैजिक को स्टडी कर रहा हूँ। सुनकर हारुतो के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता था तुम अपने रूम में सिर्फ टाइम पास करते हो, लेकिन तुम कुछ तो कर रहे हो। इस पर हारुतो कहता है हाँ मैं अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए वापस जा रहा हूँ। तभी उसके डैड हारुतो से कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारे अंदर स्वॉर्ड का टैलेंट भी हो सकता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। उसके बाद वो हारुतो को एक स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं चलो ट्राई करो। उसके बाद उसके डैड हारुतो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हारुतो बताता है कि उसके डैड एक सीजन वॉरियर है जिन्हें अर्थ सैटरिंग वॉरहैमर के नाम से भी जाना जाता है। हारुतो कहता है मुझे नहीं लगता मैं अपने डैड के ऊपर अटैक कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने चारों ओर बैरियर लगा लेता हूँ जिससे मेरी फिजिकल एबिलिटी थोड़ी तो ठीक हो जाए। जिसके बाद हारुतो अपने डैड पर काफी तेजी से हमला कर देता है। उसके डैड हारुतो के अटैक को डॉज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हारुतो की तलवार जमीन पर जाकर टकरा जाती है और टूट जाती है। तो हारुतो रियलाइज करता है कि वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैरियर लगाना तो भूल ही गया था। वहीं पर हारुतो के डैड काफी शॉक होते हैं और कहते हैं आखिरकार यहाँ अभी अभी क्या हुआ। उसके बाद हारुतो से कहते हैं मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ, डॉज करने के लिए तैयार हो जाओ। हारुतो के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देते हैं पर हारुतो इसे डॉज कर लेता है। उसके बाद हारुतो कहता है मैंने एक फुल स्विंग अटैक को डॉज किया है, ये तो काफी कमाल का है। पर हारुतो के डैड तो काफी शॉक होते हैं और वो हारुतो से कहते हैं अटैक को तो केवल लेवल 30 वालों से ज्यादा वाले ही डॉज कर सकते हैं, तुमने ये कैसे किया। वहीं हारुतो को भी खुद नहीं पता होता है। हारुतो उसका लेवल हमेशा चेक किया करता था, उसे लगता था कि उसका लेवल 100 से ज्यादा ही होगा और कहते हैं कि ह्यूमन 77 लेवल तक ही रीच कर सकते हैं। हारुतो कहते हैं मेरा लेवल 1000 होगा भी कैसे, माना लेवल तो सिर्फ 2 का है और साथ ही मेरे पास कोई एलिमेंट भी नहीं है। पर हारुतो के डैड कहते हैं ये सिर्फ एक तुक्का होगा, इन सब बातों को भूल जाओ। हम अपनी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि शार्लेट भी पीछे से छुप कर ये सब देख रही होती है। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं हारुतो के डैड और हारुतो की मॉम बैठे होते हैं। हारुतो की मॉम हारुतो के डैड से कहती
कहती है आप कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हैं। हारुतो के डैड कहते हैं हाँ मैं हारुतो को तलवार यूज करना सिखा रहा हूँ। सुनकर हारुतो के मॉम कहते हैं तो वो सब कैसे चल रहा है। हारुतो के डैड कहते हैं मुझे शक हो रहा है कि हारुतो एक रीइंकार्नेटेड डीमन है। सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि एक मैन डीमन के साथ इन्वॉल्व था, पर ये काफी रेयर होता है कि कोई डिमोनिक ट्रेड के साथ बॉर्न होता है। सुनकर हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है डीमंस के हॉर्न होते हैं पर हारुतो के कोई भी हॉर्न नहीं है, वो डीमन नहीं हो सकता है। पर हारुतो के डैड कहते हैं हाँ, लेकिन कहा जाता है रॉयल इंसेक्नाई के अंदर कुछ अजीब पावर्स होती हैं जो कि अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। शायद उन्हीं पावर्स की वजह से फ्ले जैसी डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। सुनकर हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है और कहते हैं हारुतो एक डीमन नहीं है। हारुतो के डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं भी यही सोचता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे को एक खुश जिंदगी देंगे। पर हारुतो की मॉम कहती है हाँ। वहीं पर हम देखते हैं कि शार्लेट भी इन सभी बातों को सुन लेती है और वो कहती है हारुतो एक डीमन नहीं हो सकता है। इसी के साथ हो जाता है हमारा ये एपिसोड एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।